देखिए छात्रों, इसके पहले अपने टॉपिक पाचन तंत्र के बारे में पढ़े थे। आज उसका नया पार्ट लेके आए हैं। उसके पहले अपन लोगों ने केवल पाचन तंत्र की रूपरेखा के बारे में पढ़ा था। आज हम पाचक एंजाइमों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। क्योंकि पाचन की क्रिया बिना एंजाइम के पूर्ण नहीं होती। जैसा कि आप लोगों ने चित्र देखा होगा, जिन्हें नहीं देखा है मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। आज हम छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। ये माउथ कैविटी है, ये आपका स्टमक है। आज जो पाचन की क्रिया देखेंगे वो सबसे पहले माउथ कैविटी में देखेंगे, उसके बाद अपन लोग स्टमक में पढ़ेंगे। आज इतना सारे डायग्राम से हम लोग पाचन की क्रिया में होने वाले प्रोसेस और इन्वॉल्व होने वाले एंजाइमों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो अपन को सबसे पहले बताना है कि पाचन की क्रिया माउथ कैविटी से शुरू होती है। मुख गुहा में ही पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि आहार नाल में, आहार नाल मतलब इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। तो मुख गुहा ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, दैट एनल कैनाल्स। तो जो पाचन की क्रिया, पहला तो क्वेश्चन ये हुआ कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो अपन को आंसर क्या देना है, माउथ कैविटी से शुरू होती है। अब चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे, जो माउथ कैविटी होती है इसमें सलाइवा होती है, मतलब लार। लार में पाचक एंजाइम पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। और यह क्रिया मुख गुहा से ही क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पर आंसर देंगे कि पाचन की क्रिया आहार काल में मुख गुहा से ही क्या होती है, शुरू होती है। ये चीज समझ में आई है। आगे अपन बात करते हैं कि जो लार होती है, हम जैसे ही भोजन को चबाते हैं तो हमारे भोजन को लसलसा बनाती है। वहाँ पर जो स्टार्च होता है उसका पाचन यहाँ से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, जिन्हें हम लिंग्वाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं, लिंगुअल ग्लैंड्स बोलते हैं, और ये लिंग्वाइनल जूस का क्या करती हैं, सिक्रेशन करती है, जो हमारे पाचन में क्या करती है, मदद करती है। जैसे ही भोजन को निगलते हैं तो ये भाग क्या नाम दिए थे, ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इस चीज को ध्यान रखना। कोई अपन से पूछता है कि क्या ईसोफेगस में पाचन की क्रिया होती है, तो अपन कहे नहीं, दैट इज अ ओनली फूड पाथवे बिटवीन माउथ एंड स्टमक, बिटवीन माउथ एंड स्टमक। इन दोनों के बीच का जो भोजन का पथ है उसको रास्ता देती है, जिसे हम नाम क्या देते हैं, ईसोफेगस। दूसरी चीज देखें अपन लोग। अब जैसे ही भोजन स्टमक में आया, भोजन कहाँ आया, स्टमक में, और भोजन जैसे स्टमक में आता है तो स्टमक की दीवार फैल जाती है। और जैसे ही दीवार फैलती है तो इसके अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं, जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या नाम देती हैं, जठर ग्रंथियां। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं
जो जठर ग्रंथियां होती हैं ये जठर रस का स्राव करती हैं। किसका? जठर रस, मतलब गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में मुख्य रूप से HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसके अलावा आमाशय के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे नाम देते हैं हम लोग रेनिन। ध्यान देना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, जैसे ही भोजन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच जाते हैं, हम लोग नहीं पता चलता है, जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीज खा जाते हैं जिनका हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उनको क्या कर लेता है? इनेक्टिव कर देता है। HCl के अपने कार्य उनके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ये अब उसको अभी बाद में चर्चा करके हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? रेनिन की। ध्यान देना, हमारे शरीर के अंदर रेनिन शब्द 2 जगह उपयोग होता है। कितने जगह उपयोग होता है? 2 जगह। ध्यान देना, नाम दोनों का रेनिन है, लेकिन एस्पेलिन में थोड़ा सा ये रेनिन जो है ये एंजाइम है, RENNIN, रेनिन। ये क्या है? एंजाइम है। और जो ये रेनिन है RENIN, ये हार्मोन है। समझ में आया? रेनिन शब्द कितने हैं हमारे शरीर के अंदर? 2 जगह उपयोग होते हैं, एक तो एंजाइम के रूप में और एक हार्मोन के रूप में। यदि हम हार्मोन की बात करें तो ये हमारे जो किडनीज होती है, जो हमारे वृक्क होते हैं, उसकी जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं, वहाँ पर इसका क्या होता है? रिलीज होता है। जब हम कभी एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में ढेर सारी हम लोग चर्चा करेंगे। आज अपना टॉपिक क्या है? लेकिन बताया जा इसलिए है क्योंकि रेनिन एंजाइम भी होता है और रेनिन हार्मोन भी होता है। तो एंजाइम का काम अलग होता है और हार्मोन का काम अलग होता है। यहाँ बात करेंगे हम किसकी? रेनिन डाइजेस्टिव एंजाइम की। तो ये जो रेनिन एंजाइम है, जैसे ही हम लोगों ने भोजन के रूप में यदि दूध लिया तो जो मानव शरीर के अंदर दूध का पाचन होता है वो किसकी सहायता से होता है भैया? रेनिन की सहायता से। और यह रेनिन जो एंजाइम है वो उसको तोड़ करके सिंपल फॉर्म में क्या कर देता है? बता देता है। तो यानी कि जो मिल्क प्रोटीन होती है, कौन सी? मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन आपने नाम सुना होगा, बहुत लोग शायद हो सकते हैं इसका नाम जानते नहीं हो। मिल्क प्रोटीन जो है वो हमारे रेनिन एंजाइम के द्वारा क्या हो जाती है? टूट जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं नाम? उस प्रोटीन को कैसीन। कौन सा? कैसीन प्रोटीन। और एक कैरेसीन प्रोटीन जो है इसको पचाने में मदद कौन करता है? रेनिन। और ऐसे व्यक्ति जिनमें रेनिन एंजाइम की कमी होती है वो दूध के पाचन में क्या होती है? कई प्रकार की उनमें क्या आने लगती है? समस्याएं। तो मिल्क का डाइजेशन यदि हमें अच्छे से कराना है तो हमें कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? रेनिन एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो कहाँ रिलीज होता है? हमारे स्टोमक में रिलीज होता है। तो आज जो हम पाचन की क्रिया में एंजाइमों का महत्व देख रहे हैं वो सिर्फ माउथ कैविटी की बात की, और दूसरे नंबर पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? स्टोमक की। तो स्टोमक में एंजाइम किस तरीके से पाचन में हेल्प करते हैं ये आप लोगों ने अभी क्या किया है? समझा हुआ है। आगे की जो प्रक्रिया है वो दूसरे एंजाइम करते हैं, इनको अपन लोग नेक्स्ट पार्ट में लिख रहे हैं।